Hello friends, welcome to Chitra Science Hub. Today we will discuss about structure, properties and function of immunoglobulin G. इम्यूनोग्लोबुलिन जी जिसे हम शॉर्ट में आईजीजी कहते हैं, ये सबसे अबेंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन होती है ह्यूमन सीरम के अंदर। अब सीरम क्या है? जो हमारा ब्लड है, ह्यूमन ब्लड, उसके अंदर सेल्स भी होती हैं, आपकी प्रोटीन्स भी होते हैं, लिक्विड पोर्शन भी होता है। तो हम ब्लड में से जब सेल्स निकाल देते हैं तो जो लिक्विड बचता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा के अंदर क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। जब प्लाज्मा का हम ब्लड क्लोटिंग करा देते हैं तो क्लोटिंग फैक्टर्स निकलने के बाद जो बचता है उसे हम सीरम कहते हैं। तो सीरम के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होती है वो इम्यूनोग्लोबुलिन जी है। हमारे अंदर जो टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन है, उसके अंदर ब्लड के अंदर जो टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन है उसमें 80% जो पॉपुलेशन है वो आईजीजी की है। ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ब्लड में और एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू फ्लूइड्स में। इम्यूनोग्लोबुलिन जी की हाफ लाइफ सबसे ज़्यादा होती है, जो है 23 डेज़। हाफ लाइफ का मतलब आपका इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो है 23 डेज़ को डबल कर दो, 46 डेज़ इसकी टोटल लाइफ है। 46 डेज़ में ये आपकी जो है वो आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है। स्ट्रक्चर आईजीजी जो है हमेशा मोनोमेरिक स्ट्रक्चर में ही प्रेजेंट होती है, एक ही यूनिट इसकी होती है। अब आपकी एंटीबॉडी स्ट्रक्चर आपको पता है, दो हैवी चेन, आइडेंटिकल दो हैवी चेन होती हैं और ये दो लाइट चेन है। तो इसके अंदर जो ये हैवी चेन है एच चेन, ये गामा टाइप होती है और लाइट चेन जो है दोनों या तो कापा होती है या आपकी लैम्डा होती है। अब ये जो हैवी चेन है इसके अंदर एक वेरिएबल डोमेन है और तीन कांस्टेंट डोमेन है। वेरिएबल वी एच फॉर हैवी चेन, सी एच वन कांस्टेंट डोमेन ऑफ हैवी चेन वन, सी एच टू एंड सी एच थ्री। इसी तरह लाइट चेन के अंदर देखें तो एक वेरिएबल डोमेन है वी एल और एक कांस्टेंट डोमेन है सी एल। इसी तरह इस चेन में एक वी एल और एक वी सी एल। हिम्नोग्लोबुलिन जो है फर्दर 4 सब क्लास में डिवाइड किया गया है, IG1, IG2, IG3 और IG4। और ये जो नंबरिंग है ये इस बेस पर है कि सीरम के अंदर किसका अमाउंट कितना है। तो G1 का सबसे ज़्यादा होता है, फिर G2 का होता है, फिर G3 का और फिर आपके G4 का। ये जो हमने डिवीज़न किया सब क्लास में, ये जो सब क्लासेस में है, इन सब क्लासेस के अंदर ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ये वेरी करती हैं। किसमें? जो इनकी हैवी चेन है, इस हैवी चेन की एमिनो एसिड कंपोजिशन में। और ये जो यहाँ हिंज रीजन में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, इस डाइसल्फाइड बॉन्ड का नंबर कितना है और इनका अरेंजमेंट किस तरह से है। तो IgG1 के अंदर 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, G2 के अंदर 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, G3 के अंदर 11 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं और G4 के अंदर 2 आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। ये हिंज रीजन में होते हैं आपके एंटीबॉडी के। और फंक्शंस देखें, इम्यूनोग्लोबुलिन अकेली इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा क्रॉस करके मदर से बच्चे में जा सकती है। मदर एंटीबॉडी बनाती हैं और वो फीटस के अंदर चली जाती हैं, तो प्लेसेंटा को क्रॉस कर पाती है। तो इस तरह से ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी देती है फीटस को आपके इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए। नेचुरल का मतलब नेचर ने दी, पैसिव का मतलब इसमें फीटस की सेल्स कोई रोल प्ले नहीं कर रही, मदर से फीटस को नेचुरली जा रही है। अब इम्यूनोग्लोबुलिन की जो 4 क्लास है उनमें से IgG2 जो है वो प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर पाती, 1, 3 और 4 ही प्लेसेंटा क्रॉस कर पाती है। अब IgG जो है कोलेस्ट्रॉम में भी प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉम क्या है? फर्स्ट मिल्क है जो मदर अपने बेबी को पिलाती है। तो कोलेस्ट्रॉम के अंदर भी IgG एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है और ये भी पैसिव इम्यूनिटी देती है। न्यूनेट का मतलब जिसका अभी अभी बर्थ हुआ है, जो नया नया जन्मा बच्चा है। तो जो जन्मे बच्चे हैं उसके अंदर नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी जो है वो भी IgG प्रोवाइड कराती है। तीसरा फंक्शन क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट करती है। कॉम्प्लीमेंट क्या है? सीरम प्रोटीन है जो इन्नेट इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं और ये पैथोजन के क्लियरेंस में हेल्प करते हैं। तो IgG जो है इस कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करने के लिए क्या होता है, एंटीबॉडी का ये जो FC पोर्शन है, 2 FC पोर्शन क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जब होते हैं तब ये कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होता है इन क्लासिकल पाथ में। कॉम्प्लीमेंट के जो है
एक्टिवेशन का जो क्लासिकल पाथवे है उसमें 2 FC पोर्शन पास चाहिए होते हैं इसे एक्टिवेट करने के लिए। अब IgG का अमाउंट क्योंकि सीरम में सबसे ज़्यादा है तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि 2 FC पोर्शन पास पैथोजन की सरफेस पर मिल जाए, इसलिए जो है IgG एफिशिएंट कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर होती है आफ्टर IgM। सबसे बेस्ट IgM होती है, फिर IgG होती है। अब इसकी सब क्लास में देखें तो IgG3 जो है वो मोस्ट इफेक्टिव है, उसके बाद IgG1 है और IG2 है। IG4 जो है वो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट नहीं कर पाती है। अब ये एज ए ऑप्सोनिन भी एक्ट करती है और ऑप्सोनाइजेशन करती है। ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है? ये एनहांस्ड फेगोसाइटोसिस का हम ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या है, ये फेगोसिटिक सेल है, इसकी सरफेस पर रिसेप्टर्स होते हैं एंटीबॉडी के FC पोर्शन के लिए, इसलिए इन्हें FC रिसेप्टर्स कहते हैं। तो पैथोजन जो है जो भी एंटीबॉडी से कोटेड है वो सीधा आके इन रिसेप्टर्स पर बाइंड कर देता है और फेगोसिटिक सेल उसे एनगल्फ करके मार देती है। इस एनहांस्ड फेगोसाइटोसिस को हम ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं। तो IgG जो है वो ऑप्सोनिन की तरह काम करती है और इसे कोट करके फेगोसिटिक सेल की सरफेस पर लेकर जाती है, जिससे किसकी फेगोसाइटोसिस का ससेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब क्योंकि सीरम में IgG की हाफ लाइफ सबसे ज़्यादा है तो ये पैसिव इम्यूनाइजेशन में दी जाने वाली एंटीबॉडी होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर ये आपकी सीरम में रहेगी उतनी ही देर पैथोजन से लड़ेगी। पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या है, हम एंटीबॉडीज़ बनाते किसी और के अंदर हैं और इंजेक्ट दूसरे को कर देते हैं। नेचुरल के केस में बाय नेचर होता है और आपके आर्टिफिशियल में हम लैब में बना के इंट्रोड्यूस कर देते हैं। IgG जो है आपकी साइज़ में छोटी होती है तो टिश्यू स्पेसेस में इजीली डिफ्यूज़ कर जाती है। डिफ्यूज़ कर जाती है तो टिश्यू स्पेसेस में जाके ये न्यूट्रलाइज करती है वायरस और टॉक्सिन को। अब न्यूट्रलाइजेशन क्या है, जैसे ये वायरस है और ये होस्ट सेल के रिसेप्टर पे बाइंड करता है और उसके बाद ये अपना इन्फेक्शन साइकिल चलाता है। अब इसकी जो साइट है जिनसे ये इनसे बाइंड कर रहा है उन साइट पे अगर एंटीबॉडीज़ बाइंड कर जाएं तो ये वायरस अब सेल से बाइंड नहीं करेगा। ये है न्यूट्रलाइजेशन, कि हमने वायरस को जो है अपना काम नहीं करने दिया। इसी तरह टॉक्सिन है, ये सेल है एक टॉक्सिन मॉलिक्यूल है, इस सेल पे बाइंड करेगी, अंदर जाएगी और सेल को डैमेज करेगी। अगर एंटीबॉडीज जाके इस टॉक्सिन पे बाइंड कर जाएंगी तो अब ये टॉक्सिन सेल से बाइंड नहीं करेगा, अब नहीं करेगा, सेल के अंदर नहीं जाएगा तो सेल डैमेज नहीं होगी। इसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो IgG जो है बहुत अच्छा वायरस और टॉक्सिन का न्यूट्रलाइजेशन करती है। अब ये एक प्रोसेस और करती है ADCC, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल साइटोटॉक्सिसिटी। इसमें क्या है, जो है आपकी ये एक टारगेट सेल है, जैसे कि आपकी पैथोजन की सेल है, इसे एंटीबॉडी ने कोट कर लिया। अब इस एंटीबॉडी के FC पोर्शन के रिसेप्टर्स होते हैं कुछ इम्यून सेल्स पर, जैसे कि आपकी TC सेल है, NK सेल है, तो इन रिसेप्टर से जाकर ये एंटीबॉडी बाइंड कर जाती है। बाइंड करते ही ये सेल एक्टिवेट होती है, साइटोटॉक्सिक जो सब्सटेंस है वो बाहर रिलीज करके इस सेल को लाइसिस से मारती है। इसे हम ADCC कहते हैं। अब लास्ट में समरी देखें, सबसे ज़्यादा अमाउंट जिस एंटीबॉडी का सीरम में होता है वो IgG है। इसका मोनोमेरिक स्ट्रक्चर है, एक ही मॉलिक्यूल है। इसकी सीरम हाफ लाइफ सबसे ज़्यादा है। अकेली इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है। IgM के बाद सेकंड एफिशिएंट कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर है। ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में सबसे अच्छी एंटीबॉडी है। ऑप्सोनाइजेशन करती है, ADCC करती है, टॉक्सिन्स और वायरस को न्यूट्रलाइज करती है। दिस इज़ ऑल अबाउट इम्यूनोग्लोबुलिन G। थैंक यू।